तो ये पुश्तैनी गरीबी भी होती है, पुश्तैनी समाज का पिछड़ापन भी होता है, जिस चीज़ से सरकार चाहती नहीं है कि वो आगे निकल के आए और सवाल करे और पढ़ लिख करके हम उनसे जवाब मांगे। सरकार जानबूझ करके हमें अनदेखा करके हमें अनजान बनाया जाए, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो नहीं चाहते कि गरीब आगे बढ़े, क्योंकि गरीबों के बच्चे पीछे रहते हैं। शिक्षा ही एक माध्यम होता है जो हम अपने वर्ग, अपनी समुदाय, अपनी जाति से निकल के बाहर जा सकते हैं। सारी संपत्ति लूट के ले ली गई है। कितनी कंपनियों में आप सिर्फ 10 मजदूरों से पूछिए कितने सालों से काम कर रहे हैं, कितना उनको वेतन मिलता है। अरे डबल ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, तब भी 14,000 नहीं कमा पाते हैं। हर एक व्यक्ति को सरकार से अपने मन से एक सवाल तो रोज करना चाहिए और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया भी जो हम लोगों को नहीं दिखाती, हमारे मुद्दों को नहीं दिखाती, वो भी नहीं चाहती है कि सरकार के वो दूसरे चेहरे हैं जो गोदी मीडिया है, वो नहीं चाहती है कि हमारे देश का सुधार हो, विकास हो, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकारी स्कूलों के हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए दिन बिल्डिंग गिर जाती है, 25-25, 20-20 बच्चे मर जाते हैं। उनके माँ बापों के सपने के साथ साथ उनके समूह का सपना टूट जाता है, उस समाज का सपना टूट जाता है, वो गरीब समाज का सपना टूट जाता है, जो लगातार तिल तिल अभी तक पुरानी सदियों से लेके अभी तक वो झेलते आए हैं। और वो पुश्तैनी गरीबी के साथ साथ पुश्तैनी अनपढ़ता भी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हैं बस स्टॉप पे कि आज मोदी सरकार ने इतने राशन पैकेट बांट दिए। क्यों दिखावा करते हो भाई? नौकरियां दे दो, तिल तिल मर रहे हैं लोग, हर दिन टूट रहे हैं यहाँ पे घर पे आकर के। उनसे पूछिए कितने कर्जे में उनसे जमीन खींच लेते हैं जमींदार, उनकी बात कोई नहीं करता। तो सपने भी अमीर और गरीब देखकर सोचे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, क्योंकि अगर पॉकेट में पैसा है तो आप सोच लीजिए आप वकील बन जाएंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे। इतनी महंगी महंगी फीस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कॉलेजेस में। आप DTU जैसे संस्थान में अगर कोई इंजीनियर बीटेक वगैरह करेगा तो इतनी फीस कौन दे पा रहा है? पहली बात तो दाखिला गरीब बच्चों का नहीं हो पा रहा है, विदेशों से भी लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, यानी कि संस्थानों में वो हैसियत है, लेकिन उन हैसियत पे विश्वास करके क्यों नहीं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, सब तक वो शिक्षा पहुँचाई जाए, सरकारी संस्थानों में शिक्षा के साथ साथ उनकी सीटें बढ़ाई जाए, कोचिंग सेंटर बंद किए जाए। हम लगातार ये पहले दिन से बात कर रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर खुले हैं जो 40-40, 50-50, 1-1 लाख तक फीस लेते हैं, मजदूरों का एक साल में 10,000 भी नहीं बचा पा रहे हैं, 20,000 भी नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप उम्मीद करेंगे कैसे कि उनका बच्चा पढ़ लेगा? इसी तरीके से एक समाज का पिछड़ापन है। कोई अगर कहता है कि पैसे में अभी बना, तो ये पुश्तैनी गरीबी भी होती है, पुश्तैनी समाज का पिछड़ापन भी होता है, जिस चीज़ से सरकार चाहती नहीं है कि वो आगे निकल के आए और सवाल करे और पढ़ लिख करके हम उनसे जवाब मांगे। सरकार जानबूझ करके हमें अनदेखा करके हमें अनजान बनाया जाए। जिन लोगों ने एजुकेशन को एक बिजनेस मॉडल बना दिया है, क्या वो भी अपराधी हैं? बिल्कुल अपराधी हैं, जिन्होंने कोचिंग सेंटर खोल के बैठे हुए हैं। हमारे देश में अगर कोई बेरोजगार है, शिक्षक को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस सरकार को पहलकदमी करनी चाहिए कि उनको नौकरी दी जाए। अगर बड़े अच्छे कोचिंग सेंटर के प्रोफेसर है या टीचर हैं, हम उनसे भी सवाल करेंगे आपने कितनी डिग्रियां ली है, आपने कितनी नॉलेज ली है कि आप टीचिंग के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, किसी को टीचर बनाने की नॉलेज दे रहे हैं। भाई जब लाखों हजारों लोग पढ़ेंगे, उनसे खुद से भी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तो लाखों हजारों के साथ साथ 10-12 बच्चे तो पास कर ही लेंगे पेपर। लेकिन हमारा सवाल ये है कि उन कोचिंग सेंटर्स को बंद किया जाए। आप लोग अगर इतने बेहतर अपने आप को शिक्षक मानते हैं तो सड़कों पे आइए, लड़िए और समान शिक्षा की लड़ाई में शामिल होइए और आवाज़ उठाइए। दोहरापन नहीं चलेगा। बहुत लोग आते हैं जो दिखावे की राजनीति करते हैं, जो कहते हैं कि समान शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन वो लड़ते नहीं है। उन लोगों के लड़ते क्यों नहीं? आखिर क्या वजह है लड़ते? क्योंकि उनके पास पैसा है, वो नहीं चाहते कि गरीब आगे बढ़े, क्योंकि गरीबों के बच्चे पीछे रहते हैं। शिक्षा ही एक माध्यम होता है जो हम अपने वर्ग, अपनी समुदाय, अपनी जाति से निकल के बाहर जा सकते हैं और अपने देश का भी विकास कर सकते हैं। उन सभी युवाओं को नौकरी देकर के हम अपने देश को नंबर 1 ला सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। वो कुछ चंद पैसों पे हमारे भारत देश में 1% परिवारों पे 80% युवा परिवारों की संपत्ति है। आप सोचेंगे कितना अंतर है। सारी संपत्ति लूट के ले ली गई है। कितनी कंपनियों में आप सिर्फ 10 मजदूरों से पूछिए कितने सालों से काम कर रहे हैं, कितना उनको वेतन मिलता है। अरे डबल ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, तब भी 14,000 नहीं कमा पाते हैं। मैं खुद देखती हूँ हमारे इलाके में, बस्तियों में लोग आते हैं, 2 बच्चे हैं, 10-10 हज़ार में नई महिला अगर जा रही है, भाई तुम्हारी तो उम्र हो गई है, आप तो 5,000 भी मुश्किल से देंगे आपको। तो ये हालात किसके हैं? हमारे देश की दुर्दशा है। इन दुर्दशाओं पे कोई बात नहीं कर रहा है। इतना दुख होता है इन चीज़ों को समझने में, देखने में। लोगों को इस चीज़ पे जागरूक करने के लिए आना चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को सरकार से अपने मन से एक सवाल तो रोज करना चाहिए और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया भी जो हम लोगों को नहीं दिखाती, हमारे मुद्दों को नहीं दिखाती, वो भी नहीं चाहती है कि सरकार के वो दूसरे चेहरे हैं जो गोदी मीडिया है, वो नहीं चाहती है कि हमारे देश का सुधार हो, विकास हो। इसीलिए आप लोग पहलकदमी लीजिए, जितनी भी जनता
जनता सुन रही है इस बात को समझिए कि खुद से सरकार से सवाल कीजिए। सरकार के खुद के डाटे कहते हैं कि 1,10,000 स्कूलों में एक ही अध्यापक है जिससे पूरा स्कूल चल रहा है। कैसी व्यवस्था है जहाँ पे एक अध्यापक साइंस भी पढ़ा देगा, कॉमर्स भी पढ़ा देगा, आर्ट्स भी पढ़ा देगा? कैसे हो सकता क्या है? ये सोचिए समझिए एक साजिश है कि जो नीचे का दबा कुचला तबका उसको दबाए ही रखा जाए, उसको ऊपर न उठने दिया जाए? देखिए, बिल्कुल ये जानबूझ करके ऐसी व्यवस्था की गई है क्योंकि उनको पता है कि उनकी बनाई हुई दाल वो खुद नहीं खा रहे हैं। वो कहते तो हैं कि बड़े बड़े स्कूल खोले हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूल खोले हैं उसमें, लेकिन खुद के बच्चे उनके वहाँ नहीं पढ़ रहे। हम तब तक विश्वास नहीं करेंगे और तब तक हम अपना नेता नहीं मानेंगे जब तक तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। हम तभी विश्वास करेंगे जब तक सारे देश के जो सरकारी आला अफसर हैं, जो चाहते तो अच्छी नौकरी है, चाहते तो अच्छा पद है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि सरकारी स्कूलों के हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए दिन बिल्डिंग गिर जाती है, 25-25, 20-20 बच्चे मर जाते हैं। उनके माँ बापों के सपने के साथ साथ उनके समूह का सपना टूट जाता है, उस समाज का सपना टूट जाता है, वो गरीब समाज का सपना टूट जाता है जो लगातार तिल तिल अभी तक पुरानी सदियों से लेके अभी तक वो झेलते आए हैं। और वो पुश्तैनी गरीबी के साथ साथ पुश्तैनी अनपढ़ता भी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उसको भी हमें पीछे करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी सबको शिक्षा भारत में मिलेगी। मानसिकता लोगों की चेंज नहीं हुई। देखिए, जब तक एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो आप यहाँ पे किसके साथ खड़े हैं छुआछूत मान लेते हैं बहुत लोग। हम नहीं मानते, लेकिन लोगों के अंदर वो हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। एजुकेशन दे ही नहीं रही है सरकार और उन्हीं लोगों को टारगेट बनाती है सरकार कि आपस में आप लोग कुछ मत बोलिए। यहाँ कट्टर हिंदू भी आ जाएगा, कट्टर मुसलमान भी आ जाएगा, एक दूसरे को मार देंगे, एक दूसरे की महिलाओं को अपहरण करके उनका रेप कर देंगे। ये कब खत्म होगा? इस चीज़ को खत्म होने के लिए उनको भी सोचना चाहिए कि आपके घर में भी बच्चे होंगे, कल को आपके भी परिवार वाले पूछेंगे, रोजगार उनको भी चाहिए। तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आप लोग इन चीज़ों को समझिए प्लीज़, इसको ऐसा मत लीजिए। हम सबके बच्चों के लिए रोजगार होना चाहिए। घर घर तिरंगा की बात तो करते हैं, हम सलाम करते हैं तिरंगा का, लेकिन अगर घर घर नौकरी होती तो किसी को राशन की लाइन पर मरने के लिए आज़ाद नहीं होना पड़ता। किसी को किसी सरकार के अंडर में बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हैं बस स्टॉप पे कि आज मोदी सरकार ने इतने राशन पैकेट बांट दिए। क्यों दिखावा करते हो भाई? नौकरियां दे दो। तिल तिल मर रहे हैं लोग, हर दिन टूट रहे हैं यहाँ पे घर पे आकर के। उनसे पूछिए कितने कर्जे में उनसे जमीन खींच लेते हैं जमींदार, उनकी बात कोई नहीं करता। इतनी मूवियाँ बन रही है, उन चीज़ पे सोचना समझने की जरूरत है। जब तक समान शिक्षा नहीं लागू हो जाती, शिक्षा मंत्री हो, चपरासी का बच्चा हो या रिक्शा चालक का बच्चा हो, चाहे किसी संतरी का बच्चा हो, चाहे प्रधानमंत्री का बच्चा हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा हो, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी जब तक हमारे देश की हालत नहीं सुधरेगी। हमने अपने संघर्षों से लगातार भारत सरकार को चुनौती दी है कि आप अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे छात्र हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, वो बच्चियाँ हैं, स्कूल की बच्चियाँ यहाँ पे शामिल हुई हैं, मजदूर यहाँ शामिल हुए हैं। वो लगातार भारत सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारी बातों पर ज़रा गौर कीजिए। ज़रा आप अपने AC के बंगले से थोड़ा बाहर आकर देखिए कि यहाँ जंतर मंतर पर इतनी गर्मी में यहाँ मौजूद लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। लगातार हमारी पहले दिन से यही डिमांड थी कि यहाँ पे जो पेपर लीक होते हैं उनको बंद किया जाए, और अगर पेपर लीक होना बंद भी हो जाए उसके बावजूद भी जो हालत नहीं सुधरेंगे उसकी भी हम गुहार लगा रहे हैं कि जो दिक्कतें सिस्टम के अंदर है कि सीटें जो है सरकारी संस्थानों में बहुत कम है, और नीट परीक्षा देने वाले छात्र कौन हैं? और छात्र तो वो हैं जो पेपर देने पहुँच जाते हैं। बहुत हमारे भारत देश में इतने करोड़ों लोग हैं जो छात्र तक नहीं बन पा रहे हैं। हमें उनकी बातों को भी, उन युवाओं की समस्याओं को भी यहाँ पे शामिल करना है। और लगातार पहले दिन से हम उनके मुद्दों को नारों के माध्यम से, अपने डफली बजाने के गानों के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से ये दिखाने का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जब हमारे देश के मंत्री लोग इस तरीके के अपने मुंह से बयान दे रहे हैं तो वो शर्म करें इस चीज़ को कि निपटा देंगे या दहशतगर्द की टीम है या यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग है या टीम भी है। इस तरीके के आतंकवादी हम लोगों को घोषणा ये कर रहे हैं। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ इन शब्दों से हम लोगों को बदनाम करके ये हासिल नहीं किया जा सकता कि हम यहाँ पे देश के नागरिक नहीं हैं या देश में आतंकवादी हैं। हम यहाँ देश के नागरिक हैं। हम ना कॉकरेज मानते हैं अपने आप को, ना दहशतगर्द की टीम मानते हैं, ना ही हम कहते हैं कि हम आतंकवादी हैं। हम यहाँ पे एक नागरिक है और ये नागरिक की डिमांड उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है, जो गैर बराबरी है, जो भेदभाव है, जिसके कारण एक गरीब तबका जो है, मजदूर का जो वर्ग है या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग
वर्ग है वो पीछे का पीछे रह जाता है, वो गरीब का गरीब बना रहता है और अमीर का अमीर बन जाता है। इस बड़े अंतर को अगर हम स्कूली व्यवस्था से अगर सुधार नहीं करेंगे तो हम पेपर लीक अगर बंद भी कर देंगे होना तब भी हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हमें इस बातों पर गौर करना पड़ेगा कि किसी के पास अगर पैसा है, वो पैसा के माध्यम से कोचिंग सेंटर में अपनी शिक्षा को खरीद रहा है, तो किसी के पास पैसा नहीं है, वो स्कूलों में खराब हालत में, खस्ता हालत में पढ़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसके घर में आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि वो घर में 2 वक्त का ढंग से खाना भी खा ले। किराए के मकान पर रहते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में भी पानी की समस्या है, जहाँ पे कई घंटों लाइन में लग के, टैंकर की पानी की लाइन में लग के वो बच्चियाँ अपने स्कूल को छोड़ देती हैं, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में पानी उनके लिए महत्वपूर्ण एक मूलभूत सुविधा हो जाती है। पहले भी यही समस्याएं, तमाम सरकारें आती है इन्हीं की बातें करके, और आज 75 साल पूरे हो गए, अमृतकाल देश में मनाया जा रहा, तब भी यही समस्या बरकरार। देखिए, भगत सिंह ने भी कहा था कि गोरे चले जाएंगे भूरों का राज होगा, और आज हमारे देश में उसी तरीके की समस्या मौजूद है, और ये हमें पब्लिक को जल्द से जल्द समझना चाहिए। आज भी हम आज़ाद नहीं है, भले हमें टैग मिल गया है, कानूनी संविधान में मिल गया है कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज आप दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या आज आज़ाद है कि सबको शिक्षा मिल रही है? क्या वो महिलाएं आज़ाद है अपने बलात्कार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए? क्या वो औरतें जो घर से बाहर निकल के जाती है, काम की जगह पे जाती है, वो आज़ाद है? इस देश को आज़ाद कह रहे हैं जिस देश में अगर PhD धारक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, वो आज़ाद देश माना जाएगा कि उनको शिक्षा तक नहीं मिल रही है, उनको शिक्षा के बाद अगर मिलने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इस देश में उन युवाओं को कहेंगे कि वो आज़ाद है? छोटी छोटी नौकरी है, कॉल सेंटर पे लगे हुए हैं, जहाँ पर 10-11 हज़ार में, 12 हज़ार में हमारे देश का बहुत बड़ा युवा है। सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में भारत देश ऐसा है जहाँ पे युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, और युवाओं की संख्या ज़्यादा होने के साथ साथ वो सबसे ज़्यादा गरीब भी है, और उन गरीब युवा की जो बात है यहाँ पे जंतर मंतर पे उठाई जानी चाहिए। आप नहीं चाहते कि इस्तीफा हो? हम बिल्कुल चाहते हैं इस्तीफा हो, लेकिन ऐसा ना हो कि एक मुखौटा बदले दूसरा मुखौटा पहन ले, एक नाम बदल के दूसरा प्रधान आ जाए। हम चाहते हैं कि समान शिक्षा हो, समान शिक्षा के साथ साथ चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई भी संतरी हो, चाहे कोई रोड बनाने वाला एक मजदूर हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला मजदूर हो, चाहे कंपनी में काम करने वाला हो, चाहे किसी भी संतरी का बच्चा हो, किसी भी IPS का बच्चा हो, एक जैसी स्कूली व्यवस्था होनी चाहिए। हम भले देश को कहें कि चाइना से दूरी रखो, उसके वो हमारे देश में चाइना से भी हमें सोचना चाहिए कि वहाँ पे समान शिक्षा है। अगर कोई विदेश में पढ़ने जा रहा है तो उसको बैन किया गया है, सारे कोचिंग सेंटर बैन किए गए, क्यों नहीं हम अपने देश में भी कर सकते हैं? भारत में तो अभी भी वो व्यवस्था मानी जाती है कि सारे लोग पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, तो हमारी नाली कौन साफ करेगा, हमारा गटर कौन साफ करेगा? देखिए, शिक्षा में भले हमें मिल गया है कि राइट टू एजुकेशन है, 2009 में आ गया है कि सबको शिक्षा का अधिकार है, लेकिन वो जब शिक्षा ही हम जमीन तक नहीं पहुंचा पा रहे, उन युवाओं के बीच नहीं ले जा रहे, उन बस्तियों में नहीं ले जा रहे, उन गाँव में नहीं ले जा रहे हैं, जो मानसिकता नहीं बदल रहे हैं। आज की मानसिकता भी है कि ये जानबूझ के हो रहा है कि मानसिकता ना बदले। अगर कोई दलित का बच्चा पढ़ लेगा, एक मजदूर का बच्चा पढ़ लेगा, तो वो सवाल करेगा कितनी गैर बराबरी कैसे है, इतना पैसा उनके पास कैसे है? हर एक मजदूर का अगर कंपनी में काम करता है उसका ESI PF नहीं मिलता है, अगर वो काम कर रहा है 20 साल से उसका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, उसके हर महीने पॉकेट मार होती है 20-20, 25-25 हजार की, वो सारा पैसा कहाँ जाता है? वो सारा जाता है इन राजनेताओं के पास, इन राजनीतिक पार्टियों के पास, और वो उन्हीं पैसों से हमारे देश में राज करते हैं, गलत दंगे फसाद करते हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाते हैं, जानबूझ के आपस में लड़ते रहो, एक दूसरे का सर काटते रहो, गरीब को मारता रह रहा है। आपस में इस तरीके के भड़काने वाले बयान दिए जाते हैं हमारे नेताओं के द्वारा, जिससे हम भूल जाए कि हमारे और तुम्हारे दोनों के बच्चों के लिए शिक्षा का हम बात ही ना कर पाए, हमारे और तुम्हारे हम दोनों के बच्चों की रोजगार की बात ही ना कर पाए, हम दोनों मजहब के बच्चों के सुरक्षा की बात ना करें, उन औरतों की बात ना करें जिनको अभी भी सुरक्षा नहीं मिली है, जहाँ पे काम की जगह पे सुरक्षा नहीं मिली है, स्कूलों में भी बच्चियां अपहरण का शिकार होती हैं, बलात्कार का शिकार होती हैं। उस देश में हम कैसे कहेंगे कि यहाँ पे हम अभी तक देखते आ रहे हैं, पहले भी और आज भी शिक्षा की बदला नहीं है हालात। अभी भी देश में ये हालात है, एक कम्युनिटी को तो उसको सम्मान ही नहीं मिलता। बिल्कुल, मैं मानती हूँ, मैं खुद पिछले पायदान के लोगों तक हम नहीं पहुँच पाए, ये हमारे लिए भी एक विफल हम कहेंगे, लेकिन उन लोगों को जब हम आगे नहीं लेके जाएंगे तब तक ये सुधार नहीं होगा। अगर एक एग्जाम्पल दूंगी कि अगर एक कमेटी में सारे पुरुष हों और उनको कहा जाए आपको
देश चलाना है, आपको सुधार करना है। तो पुरुषों की सोच में अगर देखेंगे, उनको अगर यही नहीं पता है कि एक महिला क्या फील करती है, वो अपनी एक महिला को अपने टीम में हाथ से शामिल ही नहीं करेंगे, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि औरत की दिक्कत, समस्या, परेशानी क्या है। तो हम लोगों को हर वर्ग का, हर जाति का, हर नगर का लोगों को शामिल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पे कि किस तरीके की यहाँ पे दिक्कतें हैं, समस्या, उनको सुधारने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। जिस देश में हम कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ करके शिक्षा से वंचित करना चाहती है ताकि गरीब को उनको उनके दिमाग से एक चालबाजी के तौर पे हम उनको उन पे कब्जा करा जाए, और सरकारें करती आई हैं। देखिए, ये बहुत शर्मसार बात है और मुझे खुद ऐसा दुख महसूस हो रहा है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री पता नहीं इस चीज़ को सुन के क्या फील करेंगे। वो तो फिर हो सकता है कुछ नई बात गढ़ दें इस चीज़ पे सुन के, शायद उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम उस वर्ग से आते हैं। बहुत हाई लेवल की बात है। मैं ये बात समझती हूँ कि नीट परीक्षा अगर रद्द भी हो जाए, अगर उनके पेपर लीक बंद भी हो जाए, तब भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूलों में विज्ञान के अध्यापक नहीं है। आप ये सोचो, वहाँ के जो बच्चे हैं उनका सपना ही नीट नहीं है।